A very warm welcome to all my dear students। हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझना चाह रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को मैंने पिछला क्लास में एक वीडियो भेजा था डॉट प्रोडक्ट और वर्क का। ये हम लोगों का क्लास सेकंड है, तो इस क्लास को देखने से पहले जरूर आप लोग उस डॉट प्रोडक्ट और वर्क डन के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ने से पहले पिछला क्लास के बातों को थोड़ा रिकॉल कर लें। उस क्लास में मैंने पढ़ाया था अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है, तो इसका तरीका होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं और दोनों के बीच का कोसाइन एंगल। तो बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 8 है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 6 है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 60 डिग्री है। तो ये आपको 8 छके 48 और cos 61/2 ये आपको आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। या ध्यान देने वाली बात यह है कि वेक्टर ए एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, लेकिन इन दोनों वेक्टर का जो आंसर है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर ए के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, वेक्टर बी के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि आंसर स्केलर आया है। इसके बाद मैंने आपको बोला था हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होता है। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक हमारे पास है वाई कोऑर्डिनेट और इस तरफ है जेड कोऑर्डिनेट। अब इधर बना नहीं सकते हैं, है तो इधर ही, लेकिन बोर्ड पे अगर इसको दिखाना है तो मुझे इसे इस तरफ बनाना होगा और ये है हम लोगों का जेड कोऑर्डिनेट। तो क्या जेड सच में इधर है? बिल्कुल नहीं। भले बना इधर हो, जेड एक्सिस इधर है, जेड वाला एक्स के साथ कितना बना रहा है, तो आप देख सकते हैं इधर एक्स एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है, ये आपस में 90 बना रहा है। तो ये डेफिनेटली एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये इधर तो है ही नहीं, ये इस तरफ है। सिमिलरली एक्स और वाई के बीच भी ऑफ कोर्स 90 बन रहा है और वाई और जेड के बीच भी 90 बन रहा है। इसका मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मान लीजिए अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो अब उस वेक्टर को हम लोग आई कैप से इंडिकेट कर देते हैं। आई कैप का मतलब क्या होता है, तो आई कैप का मतलब होता है कि इस आई से पहले 1 छिपा हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक हो गया आई कैप। सिमिलरली अगर कोई वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके लिए हम लोग जे कैप का इस्तेमाल करते हैं और अगर 1 गया तो 1 जे कैप लिखेंगे, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपको जे कैप हो गया जो बताता है कि हमारा वेक्टर वाई डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली अगर कोई इस तरफ जा रहा है, इस तरफ के डायरेक्शन को हम लोग के कैप से इंडिकेट करते हैं और के कैप के पहले क्या छिपा हुआ है, 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। आई के पहले भी 1 है, जे के पहले भी 1 है और के पहले भी 1 है। तो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है जिसका नाम है आई कैप, जे कैप और के कैप। अब अगर हम
इन यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को रिकॉल करें जो मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आई डॉट आई, तो आई के पहले क्या छिपा हुआ है, तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आई के पहले 1 छिपा हुआ है, तो लिखेंगे 1। इस आई के भी पहले क्या लिखा हुआ है, तो 1। और आई का तो डायरेक्शन जाहिर सी बात है एक ही तरफ होगा, आई भी इधर और ये भी आई इधर, मतलब दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल है मतलब एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, तो ये cos 0 बन गया। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आई डॉट आई कितना निकल के आएगा, 1। सिमिलरली अगर j डॉट जे बोलेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और k डॉट के बोलेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि j भी इधर होगा और अगला j कैप भी इधर ही होगा, और मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल 0 डिग्री और cos 0 1 होगा। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, मैंने यहां लिख दिया है, आप देख लो। सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। और अगर हम डिसिमिलर पे आ जाए, एक आई और एक जे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल। तो आप देख सकते हैं कि आई के बीच में और जे के बीच में एंगल जो बनेगा वो हमेशा 90 बनेगा, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली इधर आई है और इधर के कैप है, तो आई और के के बीच में भी एंगल क्या बन रहा है, 90, जिसके कारण इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और जे और के का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि जब भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, जब भी एंगल 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डिसिमिलर मतलब अलग अलग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मतलब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, लेकिन आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 एंड जे डॉट के 0। तो अगर इसी के ऊपर एक ऐसा सवाल देख ले हम लोग, आप देख सकते हैं कि वेक्टर P दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर Q दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और आपसे पूछ दिया है वेक्टर P डॉट वेक्टर Q क्या होगा। तो बोलेंगे सर वेक्टर P डॉट वेक्टर Q आपने हमसे पूछा है, तो वेक्टर P है कितना सर, तो वेक्टर P है मेरे पास 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप को डॉट कराना है सर। किससे डॉट कराना है, तो आपको इसको डॉट कराना है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। और जैसा कि अभी आपको हम रूल बताए थे यहां बगल में कि आई को आई से करने का तो फायदा है, लेकिन आई को जे से करने का या आई को के से करने का कोई फायदा नहीं है, cos 90 बनता है। तो आई को आई से डॉट कराइए, आई को आई से डॉट कराइए, जे को जे से डॉट कराइए, और के को के से डॉट कराइए, क्योंकि बाकी डिसिमिलर को कराएंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो चलो बहुत आसान मल्टीप्लीकेशन है, बहुत आसान। आप देखो यहां 2 को किससे कराना है, तो 4 से, आई वाले को आई वाले से, तो 2 चौके 8 मल्टीप्लाई आता है आप लोगों को। डायरेक्शन तो होगा नहीं ना कि गलती से आई कैप लिख दिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो पहले माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 6 बचे 30,
तो कितना हो गया 30 प्लस 8 38, 38 में 6 जाएगा, सो 32 विल बी योर आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएं और बॉडी कुछ दूरी तय करे तो कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ 60 डिग्री का एंगल बना करके, और बॉडी 6 मीटर का दूरी तय किया। तो इस फोर्स का दो हिस्सा तोड़ेंगे, एक जिसके साथ थीटा बनेगा ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर में एफ साइन थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा वो फोर्स का हिस्सा है, वो कंपोनेंट है जो बॉडी को आगे की तरफ लेके जा रहा है। इसका मतलब वर्क डन परफॉर्म करने वाला एफ कॉस थीटा इज गिवन क्वेश्चन में। और हम सब जानते हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाए और बॉडी कुछ दूरी तय करे तो कहते हैं कि वर्क डन हुआ है, और वर्क डन प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो आप देखो यहां पर कौन सा फोर्स आगे ले जा रहा है, एफ कॉस थीटा बॉडी को आगे ले जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट किया है, एक्स, जो कि 6 मीटर का दूरी तय किया है। इसको थोड़ा अरेंज वे में लिख दें, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स कॉस थीटा। बहुत ध्यान दे के पढ़िएगा कि कब हम एरो का निशान दे रहे हैं और कब हम एरो का निशान नहीं दे रहे हैं। जब एरो का निशान नहीं दे रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और जब एरो का निशान दे रहे हैं तो ये वेक्टर है, और अगर दे के मॉड में डाल दे रहे हैं तो भी वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को या तो सिंपल वे में लिखो, या मैग्नीट्यूड को लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि वेक्टर का निशान देके मॉड में डाल दो। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल अगर cos थीटा हो तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। सिमिलरली एफ का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल cos थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। और इस बात को याद रखिएगा, समझ के याद रखिएगा कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस गिवन क्वेश्चन को अगर कैलकुलेशन करना चाहे, खत्म करना चाहे तो बिल्कुल किया जा सकता है। इस गिवन क्वेश्चन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 6 मीटर, और दोनों के बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। तो 120 हो गया, और cos 61/2, तो ये चला आएगा 60 जूल का वर्क हुआ है। इसमें मार्क करने वाला बात क्या है कि आप कहीं पर भी जाओ, आपका फोर्स का जो वैल्यू है वो बदल नहीं रहा है, वो आपका 20 न्यूटन का 20 न्यूटन लगता रहेगा अलोंग द 60 डिग्री के एंगल पर। आपका फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, आप कहीं पे भी जाओ ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है। लेकिन क्या ही हो अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, बोलोगे वेरिएबल हो जाए मतलब, वेरिएबल हो जाए मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड फिगर यहां बना है, यहां जो फोर्स है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अलग अलग दूरी पर फोर्स का वैल्यू आपको अलग अलग आएगा। कैसे? तो देखो यहां जब x का वैल्यू 0 है तो x के जगह पे 0 डालो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 बचेगा। फोर्स आपका 4 न्यूटन आया जब बॉडी 0 दूरी पर है, और जब 1 डालोगे यहां पर तो ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 4, तो 3 2 5 और 5 4 9, 1 मीटर पर बॉडी पर फोर्स 9 न्यूटन लगेगा। सिमिलरली 2 मीटर पर जाएंगे तो फोर्स का वैल्यू कुछ अलग होगा,
3 मीटर पे जाएंगे तो फोर्स का वैल्यू कुछ अलग होगा, 6 मीटर पे जाएंगे तो फोर्स का वैल्यू कुछ अलग होगा। अब अगर बोले कि वर्क डन निकाल दो और आप ये फॉर्मूला लिख देते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि फोर्स का कौन सा वैल्यू ले, समझ में नहीं आ रहा है। यहां तो आप 20 ले लिया कि कहीं पे भी जाएंगे ये 20 ही लग रहा है, लेकिन यहां तो अलग अलग दूरी पर फोर्स का वैल्यू अलग अलग है और आपसे पूछा गया है कि यहां से यहां तक में बताइए कितना वर्क डन परफॉर्म हुआ है। अब आप फंस गए। आप क्यों फंसे? आप इसलिए फंसे क्योंकि फोर्स का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर 2 मीटर पर ही चेंज हो रहा है। आपको आधा मीटर पे अलग आंसर आएगा, आपको 1.5 मीटर पे अलग आएगा, आपको 2.1 मीटर पे अलग आएगा। हर पल फोर्स का वैल्यू अलग आएगा। तब क्या करें सर? तब यहीं पर यूज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। आप तब तक वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं जब तक फोर्स का कोई एक वैल्यू ना हो, और फोर्स का कोई एक वैल्यू करने के लिए हम लोग पूरे रास्ते का बात नहीं करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जरूर से पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अभी जो हम 10-15 मिनट में चीजों को रिकॉल कर दे रहे हैं वो लगभग 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटा में भी आपको पूरा बात बताया हुआ है। तो देखो, बोलेंगे सर पूरे रास्ते का बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि किसी पल हम x दूरी पर पहुंचे हुए हैं, x दूरी पर पहुंचे हुए हैं। मान लो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, तो हम यहां से x दूरी आगे हैं। अब बताओ x दूरी पर फोर्स क्या होगा? तो बोलेंगे जब आप 2 मीटर बोल रहे थे तो यहां 2 डाल दे रहे थे, 1 मीटर बोल रहे थे तो x के जगह पे 1 डाल दे रहे थे। तो जब अब आप x बोला तो x के जगह पे x डाल देंगे, तो x दूरी पर फोर्स कितना हो जाएगा? तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये दूरी हो जाए, ये x दूरी पर फोर्स हो जाएगा, मतलब पॉइंट P पर। अब हम चाहते हैं कि इस फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज ना आए, क्योंकि जब तक फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा आप वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग P में आगे बढ़ेंगे और बहुत कम आगे बढ़ेंगे। मान लो P से हम आगे चले गए Q, और P से Q तक का जो दूरी है ये वेरी वेरी स्मॉल है। मतलब अगर आप यहां से कंपेयर करो A से, तो A से लेके जितना दूर पे P है A से उतना ही दूर पे Q है, क्योंकि P एंड Q आर वेरी क्लोज, जिसको हम dx के नाम से जानते हैं, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा होने से क्या हुआ? ऐसा होने से यह हुआ कि फोर्स का जो वैल्यू P पर रहेगा वही वैल्यू फोर्स का Q पर भी रहेगा, क्योंकि P तक का भी दूरी x और Q तक का भी दूरी x, बिकॉज dx इज वेरी वेरी स्मॉल। तो थोड़ा देर के लिए ही सही मेरा जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो गया, मेरा जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो गया। और इसी कांस्टेंट फोर्स का यूज करके हम लोग स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे फ्रॉम P टू Q, और छोटा सा वर्क डन निकाल करके फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे A से लेकर के आपको B पॉइंट तक, मतलब 0 मीटर से 6 मीटर के दूरी तक। तो इसके लिए क्या लिखा मैंने? इसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW, बहुत छोटा सा काम करने जा रहे हैं DW, इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी को बहुत कम दूरी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं ताकि फोर्स के वैल्यू में चेंज ना हो, विथ इंस्टेंटेनियस फोर्स F, और उस पल का फोर्स F है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो लिखेंगे W इक्वल टू F डॉट X, लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा सर कि X के आगे D लगाएंगे और W के भी आगे D लगाएंगे, क्योंकि D लगाएंगे तभी मेरा फोर्स जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा,
और क्योंकि फोर्स कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके आगे डी नहीं लगाएंगे। अब चलिए इसको ब्रेक किया जाए तो बोलेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हुआ। ऑफ कोर्स एंगल 0 डिग्री है, ये कॉस 0 हो गया। कॉस 0 का वैल्यू 1, तो वर्क डन आ गया एफ डी एक्स। और एफ कितना लिखेंगे, तो आपको बोला ना कि उस पल का एक्स दूरी पर फोर्स देखो, तो एक्स दूरी पर फोर्स कितना दिख रहा है, तो एक्स दूरी पर फोर्स दिख रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। ये x दूरी पर फोर्स दिख रहा है। तो इस तरह से आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल गया। अब आपको टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कहां से कहां तक निकालना है, ए से बी तक निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टोटल वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6 मीटर। 0 मीटर से 6 मीटर तक का वर्क डन हमको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे बाबू, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो चलो जो वैल्यू है लिखा जाए, यहां डी डब्ल्यू है, यहां पर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है, तो इंटीग्रेशन का निशान दे देंगे। और कहां से कहां, तो लिमिट लिखना सीखो। शुरुआत में x का वैल्यू क्या है, 0, तो जब x का वैल्यू 0 है तो बॉडी तो चला ही नहीं है, तो वर्क डन भी 0। उसके बाद x का वैल्यू 6 मीटर जब हो गया तो यही तो पता करना है कि वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन अननोन है, w लिख दिया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि x पे पावर n विथ dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जोड़ दो, उतना ही से डिवाइड कर दो। और x का वैल्यू वेरी कर रहा है फ्रॉम a टू b, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। अब नीचे का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो n+1, और एक बार x के जगह पे b रख दो माइनस x के जगह पे a रख दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वेरिएशन पता चल जाएगा कि वहां से वहां तक क्या हो रहा है। तो चलो किया जाए। अच्छा, करने से पहले एक और काम, अगर dx के पहले कोई वैल्यू ना दिया हो, जैसे ये देखो dx के पहले कुछ दिया ही नहीं है कि पावर चेक कर सके, तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि dx के पहले 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, और 1 के जगह पे x पे पावर 0 कर दो, क्योंकि x पे पावर 0 मतलब 1, और 1 लिखो चाहे ना लिखो अभी भी तीनों सेम चीज है। और क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं किया है तो ये निशान लेके चल रहे हैं। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो रूल क्या कहता है कि जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो, तो 0+1 और उसी पावर से डिवाइड कर दो 0+1। और x का वैल्यू कहां से कहां बदल रहा है, a से लेकर के b तक, तो लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट। अब 0+1 तो 1 हो गया, 0+1 तो 1 हो गया, नीचे 1 है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, x हो गया। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर जाओ कि dx का इंटीग्रेशन x होगा, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, dx का इंटीग्रेशन x होगा। अब उसके बाद एक बार x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट। तो चलो, जैसे dx का x होगा उसी तरह से dw का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचे, w हो जाएगा 0 से लेकर w तक। अब इसमें 3 टर्म है, तीनों को एक साथ मत सोचो, एक बार में एक सोचो, सिर्फ सोचो 3x स्क्वायर का। तो रूल क्या कहता है
रूल कहता है कि पावर में एक जोड़ दो, तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 से कोई मतलब नहीं, 3 को छोड़ो। अब एक्स स्क्वायर का करो डीएक्स के साथ, एक्स स्क्वायर का करो इंटीग्रेशन डीएक्स के साथ, तो पावर 2 है, तो पावर में एक जोड़ दो, तो 2 में एक जोड़ोगे 3, और उतना ही पावर से डिवाइड कर दो। लिमिट कहां से कहां, 0 से 6, प्लस 2 को छोड़ दीजिए, एक्स पे पावर क्या है 1, तो पावर में एक जोड़ दो और उतना ही से डिवाइड कर दो, 0 से 6। यहां अक्सर गलती होता है 4 वाले में, तो अरे क्या करना है, 4 को छोड़ दो, और 4 को छोड़ के क्या बचा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, 0 से 6, तो 4 को मैंने छोड़ दिया, और dx का x होता है 0 to 6। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब एक बार अपर लिमिट डालेंगे और एक बार लोअर लिमिट, तो w माइनस 0, एक बार x के जगह पे 6 डालेंगे और एक बार x के जगह पे 0 डालेंगे, तब ना 0 से 6 के बीच का पता चलेगा। तो x के जगह पे 6 डालो, तो 6 का क्यूब हो गया माइनस 0 का क्यूब। हालांकि 0 घटाना कोई जरूरी नहीं, अंडरस्टूड था, लेकिन डिटेलिंग करो। x के जगह पे फिर 6 डालेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, माइनस 0 का स्क्वायर, 4 छोड़ दीजिए, x के जगह पे 6 डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा जोड़ घटाव करके, तो आप देख सकते हो 6 का क्यूब है, मतलब 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 6 36, और 36 छक्के 216 होता है, तो ये आपको 216 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर फिर 36 हो गया, और ये 6 चौके 24, तो 24 और 36 कितना हो गया, तो ये तो आपको 60 हो गया, 60 हो गया, और ये 216, तो ये आपको हो गया 276, मतलब 276 जूल का वर्कडन हो रहा होगा। तो जो फोर्स मेरा वेरिएबल था उसको कांस्टेंट की तरह बिहेव करा करके स्मॉल वर्कडन निकाल करके इंटीग्रेट करके टोटल वर्कडन इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इतना बात तो आपको याद रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, अगेन समझो एक न्यूमेरिकल ही करने जा रहे हैं, जो पढ़ाने जा रहे हैं समझो ये न्यूमेरिकल है, और ये एक न्यूमेरिकल ट्रस्ट मी आने वाला कई टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आसान कर देगा। आप देख सकते हो कि मैं आगे बढ़ने से पहले फिर पिछला क्लास को रिवीजन कराया, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है कभी भी कि पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट आपका सीख जाना है कि सीख लिया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है, और एक बार बिल्डअप हो गया तो भारी भारी चीज भी आपको फिर आसान आसान लगेगा, और एक बार कॉन्फिडेंस लड़खड़ाया तो आसान आसान चीज भी बहुत टफ लगने लगेगा। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूं अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन आप अच्छा तभी करोगे जब आप भी अपने बारे में सोचोगे। सिर्फ मेरे सोचने से आपके बारे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपने बारे में भी सोचना होगा कि नो आई कैन डू, आई हैव टू डू। जिंदगी में कुछ बनना है, करना है, तो उसका वक्त दोबारा नहीं आएगा, यही वो वक्त है, और कुछ भी नामुमकिन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सोच सकते हो थोड़ा देर के लिए ही सही, यही जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया कभी आपके लिए बहुत टफ रहा होगा जब शुरुआत किए होगे, और आज लग रहा है तो कुछ भी नहीं, तो समझ में आ गया। तो हल्का और भारी का एक ही डिफिनीशन है, समझ में आ गया मेरे दोस्त तो हल्का, और अगर नहीं समझ में आया तो भारी, और तो फिर भारी होने के लिए ही तो टीचर खड़ा हुआ है कि भारी को हल्का कर दे। भारी क्यों रहेगा, नामुमकिन क्यों रहेगा, लेकिन मेरे हल्का आसान बना देने के बाद फिर आपका रिवीजन करना आपका पार्ट है। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। सवाल क्या समझते हैं, एक 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है और एक 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है,
या 8 माइक्रो कूलम का चार्ज। चलो दो चार्ज ले लिए, एक 10 माइक्रो कूलम का और एक 8 माइक्रो कूलम का। 10 माइक्रो कूलम का चार्ज यहां पर है Q1। आप सब जानते हैं कि चार्ज से क्या निकलता है, तो चार्ज से सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है, तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इंफिनिटी तक बना दिया और यहां पर हम दूसरा चार्ज को रख दिया जो कि 8 माइक्रो कूलम है। 8 माइक्रो कूलम वाला चार्ज कहां पे रखा हुआ है, तो 8 माइक्रो कूलम वाला चार्ज आपका इंफिनिटी पे रखा हुआ है। सवाल क्या है सर, सवाल यही है कि इस 8 माइक्रो कूलम वाले चार्ज को इंफिनिटी से आपको अंदर लाना है, आपको अंदर लाना है। और कहां तक अंदर लाना है, तो क्वेश्चन में दे दिया है कि 20 सेंटीमीटर के दूरी तक आपको अंदर लाना है। मतलब ए से आपको उसको खिसकाते हुए बी पे लाना है। लेकिन लाने का एक शर्त है, शर्त यह है कि जब आप इसको लेकर के आ रहे होंगे इस दौरान काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलना चाहिए। मतलब अगर वेलोसिटी 0 है तो 0 मेंटेन रहना चाहिए। कहने का मतलब है वेरी स्लोली लाना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, समझा। अब इस सवाल को लिख भी लीजिए कि सवाल क्या है सर। तो सवाल आपका यही है कि फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन कर कौन रहा है, तो आपको ना करने के लिए बोला जा रहा है वर्क डन, आपको ना अंदर लेकर के आना है। और आप कौन कहलाते हैं, आप कहलाते हैं एक्सटर्नल एजेंट, आप कहलाते हैं एक्सटर्नल एजेंट। तो फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 from infinity to certain distance r। इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस r लाना है और r का वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सर्टेन डिस्टेंस r, सर्टेन डिस्टेंस r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और कंडीशन है विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। तो चलिए ये सवाल है कि आपको Q2 को इंफिनिटी से ऐसे खिसकाते हुए A से B पे ले आना है। और आपको पता है कि आप किसी बॉडी पर जब फोर्स लगा रहे हो और बॉडी कुछ दूरी तय कर रहा है तो वर्क डन हुआ होगा। अभी अभी कितनी बार पढ़ा है, वर्क डन हुआ होगा। और यही वर्क डन का वैल्यू आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये सोचेंगे हम लोग कि सर वर्क डन निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है एफ डॉट एक्स वाला ऑप्शन और एक है सर एफ डॉट डी एक्स वाला ऑप्शन। इन दोनों में कौन सा यूज करें सर, तो बोलेंगे इन दोनों में कौन सा यूज करें डिपेंड करता है कि फोर्स कांस्टेंट है कि फोर्स वेरिएबल है। कांस्टेंट होगा तो इसको यूज करोगे और अगर वेरिएबल फोर्स लगेगा तो इसको यूज करोगे। ठीक है, तो समझा, एक बात समझ गए। लगेगा तो इन दोनों में से ही कोई एक। अब कांस्टेंट है फोर्स की वेरिएबल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब फोर्स के बारे में आपको सोचना है। तो बताओ ए पर जब है तो ये Q2 Q1 वाला Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, तो बोलेंगे सर हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ा है
कि दो चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है या तो रिपल्सन का फोर्स लगता है। कूलम्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of separation between them। और उसके हेल्प से एक फॉर्मूला हम लोग निकाल करके लाए थे कि F इज इक्वल टू होता है K Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बाई दोनों चार्ज के बीच के दूरी का स्क्वायर, और दोनों के बीच का दूरी इंफिनिटी है और एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज जीरो। तो इसका मतलब हुआ कि शुरुआत में इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू जीरो होगा। अब बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू जीरो मतलब ना अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है, और तुमको कहां लाना है? अंदर। और तुम अगर अंदर ले जाने के लिए यहां पर तुम फोर्स लगा दिए, और तुम्हारा लगाया गया फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है? तो मैंने कहा है कि आपके द्वारा लगाया गया फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कहलाता है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कहलाता है। अब सोचो, इधर कोई फोर्स नहीं है और तुम इधर फोर्स लगा दिए, तो फोर्स लगाने से क्या पैदा हो जाएगा? तो आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपके फोर्स लगा देने पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और एक्सीलरेशन जैसे ही प्रोड्यूस हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी में चेंज हो गया। और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर। तो अगर एक्सीलरेशन आ गया, वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। और जबकि कंडीशन मैंने दे रखा है काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ सर कि हम जो यहां पर फोर्स लगाएंगे वो ना के बराबर लगाएंगे। वो इसलिए ना के बराबर फोर्स लगाएंगे ताकि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, मतलब एकदम 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 धीरे से अंदर खींचेंगे इसको, ना के बराबर फोर्स, एकदम वेरी स्लोली। फील करके देखो ना, एक रुई है, रुई, एक छोटा सा हल्का सा रुई, छोटा सा रुई का टुकड़ा, उस रुई के टुकड़ा को तुमको धक्का देना है आगे, बताओ कितना ताकत लगेगा? रुई के टुकड़ा को आगे धक्का देना, बहुत ताकत लग जाएगा क्या? बोलेंगे ना सर, पता नहीं चलेगा, एकदम धीरे से। आपका फोर्स नियर टू जीरो, तो आपका एक्सेलरेशन भी जीरो, तो आपका वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप कुछ दूरी पर आए, मान लो यहां पर इसको धक्का देते हुए पहुंच गए, तो जैसे ही आप कुछ दूरी पर आए, मान लेते हैं ये दूरी है x, और x का वैल्यू कुछ होगा, यहां पर Q2 पहुंच चुका है। अब सोचो तो क्या अभी भी Q1 और Q2 के बीच का फोर्स जीरो होगा? तो बोलेंगे नहीं सर, वो इंफिनिटी था ना इसलिए जीरो हुआ। अब अगर कुछ दूरी होगा यहां पर, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स निकल के आएगा, कैलकुलेशन करने पे कुछ ना कुछ तो फोर्स निकल के आएगा। इसका मतलब Q1 वाला Q2 को इस तरफ रिपेल कर रहा होगा, और कितना फोर्स लगा रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा रहा होगा? तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगाएगा, इसके लिए हमारे पास तो फॉर्मूला है ये है सर, के Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाई दूरी x है तो x स्क्वायर, और जो भी ये फोर्स का वैल्यू हो, मान लो आपको समझ में आए, हम अपने मन से वो नंबर दे दे रहे हैं, मान लेते हैं 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर में लग रहा है 400 न्यूटन,
और आप कहां लगा रहे हैं, अंदर, आपको कहां लाना है, अंदर, तो आप अंदर फोर्स लगा रहे हैं और आपके द्वारा लगाया गया फोर्स, क्या बोला था मैंने, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स किसका फोर्स कहलाता है, तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कहलाता है। और आप जो फोर्स लगाओगे वो 400 से ज्यादा मत लगा देना, क्योंकि आप अगर ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो नेट फोर्स बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने फोर्स लगा दिया 410 न्यूटन और ये 400 लग रहा है इधर, आपने इधर 410 लगा दिया, तो नेट फोर्स तो 10 बच जाएगा। और जब फोर्स बचेगा, फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। और एक्सीलरेशन आने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी बदल जाएगा। और वेलोसिटी बदलने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, और चेंज तो आना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 410 न्यूटन का फोर्स तो नहीं लगाएंगे, तो कितना लगाएं सर, तो यहां पर आप एकदम लगभग 400 के बराबर लगाओ, 400 से थोड़ा बड़ा, 400 से थोड़ा बड़ा फोर्स लगा दो, थोड़ा बड़ा, इतना कम ज्यादा बड़ा। आप देख सकते हो 400 से कितना बड़ा फोर्स लगाया, तो 400 में मात्र 0.001 न्यूटन फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, इतना ज्यादा फोर्स लगाया। और क्योंकि फोर्स वेरी स्मॉल लगाया है ज्यादा, तो एक्सीलरेशन भी नियर टू क्या होगा, 0। फोर्स भी नियर टू 0 है, तो एक्सीलरेशन भी नियर टू 0। इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सोचने के लिए हम 400 से थोड़ा ज्यादा लिखा, लेकिन कैलकुलेशन जब करेंगे तो 400 ले लेंगे। मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही लेना, ताकि काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व ना हो। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही लेना, ताकि काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व ना हो, ताकि नेट फोर्स नियर टू 0 रहे, एक्सीलरेशन 0 रहे, वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए। तो हाँ सर, ये बात समझा कि हम जो फोर्स लगाएंगे ना लगभग इसके बराबर लगाएंगे, मतलब मेरा फोर्स का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा। ये तो समझने के लिए 400 लिया। अब ये सोचो क्या ये हमेशा 400 लगता रहेगा, तो बोलेंगे ना सर, शुरू में 0 लग रहा था, उसके बाद 300 लगा होगा, फिर 400 लगा होगा, और अंदर जाएंगे तो दूरी और घटेगा तो फोर्स और बढ़ेगा। मतलब अंदर जाने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब हमको भी ज्यादा फोर्स लगाए पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे अंदर जाएंगे एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अंदर जाएंगे एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। वर्डन निकालने के लिए दो ऑप्शन था, एक एफ डॉट एक्स था और एक एफ डॉट डी एक्स था। तो यहां कौन सा इस्तेमाल होगा, एफ डॉट एक्स की एफ डॉट डी एक्स। तो बोलेंगे सर यहां तो मेरा फोर्स वेरिएबल हो गया, अलग अलग जगह पे फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा, तो हम एफ डॉट डी एक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो बढ़ा जाए आगे। बोलेंगे एक बार में पूरा वर्डन मत निकालो। मान लो किसी पल हम सी पॉइंट पर थे, और जब हम सी पॉइंट पर थे तो Q1 से इसका दूरी क्या था, x, और x दूरी पर फोर्स क्या था, k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, और हम चाहते हैं ये फोर्स में कोई चेंज ना हो, तो हम सी में कितना आगे बढ़ेंगे, तो बोलेंगे वेरी वेरी स्मॉल। हम सी से डी पहुंच गए, और सी और डी के बीच का जो दूरी है ये वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ये x है, तो वेरी स्मॉल दूरी को हम लोग dx बोलेंगे। अगर आपसे बोलेंगे कि बताइए O से, पॉइंट O से
सी का दूरी कितना है, तो बोलेंगे पॉइंट ओ से सी तक का दूरी x है, और ओ से बोलेंगे डी तक का दूरी कितना है, तो डी तक का भी दूरी x है, क्योंकि dx इज वेरी वेरी स्मॉल, dx इज वेरी वेरी स्मॉल। एक नंबर अगर सोच लो, मान लो ये तुम्हारा दूरी है 100 मीटर, और ये जो कम हुआ ये 100 मीटर में हम कितना अंदर आए, तो 100 मीटर में हम इतना ही अंदर आए, बहुत कम दूरी अंदर आए, यही है dx। तो लगभग इसको भी तो 100 ही मीटर ना बोल सकते हैं। और वैसे भी पिछला वीडियो में आपको वैल्यू डाल डाल के समझाया गया था। तो O से C तक का भी दूरी x, और O के कंपैरिजन में D तक का भी दूरी x, क्योंकि आपको दिखे इसलिए हम D इतना दूर बनाए, नहीं तो D जो है ना वो C के एकदम बहुत करीब है, जितना करीब सोच सको। इस कारण हम अब कह सकते हैं कि जो फोर्स का वैल्यू C पर होगा वही फोर्स का वैल्यू D पर होगा, क्योंकि C से D तक का दूरी हमको x ही लेके चलना है। O के कंपैरिजन में C तक का भी दूरी x, D तक का भी दूरी x, इसका मतलब C से D तक फोर्स का वैल्यू मेरा बदलने वाला नहीं है, एक कांस्टेंट होगी। और जब तक फोर्स कांस्टेंट नहीं होता हम वर्क डन नहीं निकाल सकते थे। ये तो लग रहा होगा सर अभी अभी तो सही सवाल किए थे, बिल्कुल मेरे दोस्त। एक बार अच्छे से कंसेप्ट को पकड़ लोगे तो आपको एक सवाल पकड़ लोगे, सैकड़ों सवाल फिर उसी तरह का दिखेगा, लेकिन तो बहुत आसानी से हमसे भी हो जाएगा, और यही चीज आप में डेवलप होना चाहिए। और आप देखना ये जो मेहनत हम लोग अभी डाल रहे हैं, आने वाला चैप्टर आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आने वाले चैप्टर में इस तरह का जहां दिखेगा हम 2 लाइन लिखेंगे, आप 4 लाइन लिख पाओगे, और वही आपको बाकी लोगों से अलग करेगा। आपसे हम बार बार बोल रहे हैं, जितना मेहनत डालना है ये शुरू के 2-3 महीना में डाल दो, आगे का रास्ता आपको आसान हो जाएगा। तो बताओ सी से डी तक आपका फोर्स का वैल्यू में लगभग कोई चेंज नहीं है। इस दौरान वेरी स्मॉल दूरी चला, और इस दौरान जो वर्क डन हुआ है वो भी स्मॉल वर्क डन होगा, DW वर्क डन होगा। तो चलो क्या लिखे सर हम लोग, तो लिखेंगे यही बात के पूरे का बात मत कीजिए, स्मॉल का बात कीजिए। तो लिखेंगे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, और ये काम किया किसके द्वारा जा रहा है, दो फोर्स दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दिख रहा है, एक्सटर्नल एजेंट का भी फोर्स दिख रहा है, और हमको एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्डन पूछा गया है। बोलोगे कहां लिखे, यहां तो बोले फाइंड अमाउंट ऑफ वर्डन, तो फाइंड अमाउंट ऑफ वर्डन बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सटर्नल एजेंट के ही बारे में बोलता है, और नहीं तो मेंशन कर देगा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्डन निकालो। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट DW in displacing charge Q2 through small displacement dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx मूव करा रहे हैं, और उस पल का फोर्स विथ इंस्टैंटेनियस फोर्स F, और उस पल का फोर्स F है। उस पल कहने का मतलब है हम C to D का बात कर रहे हैं। तो चलो फ्रॉम C to D का बात किया जाए, पूरे का तो बात कर नहीं सकते थे, फोर्स वेरिएबल था। तो वर्क डन हम सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन यहां पे एक बात और है कि जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं एक्स का वैल्यू घट रहा है, एक्स का वैल्यू घट रहा है, इसलिए यहां पे हम लोग माइनस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो यहां माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए
इसको डॉट प्रोडक्ट पे तोड़िए तो, और ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है। ये कौन सा वर्डन निकाल रहे हैं? एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन निकाल रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ब्रेक करो, माइनस को लिख दो पहले, माइनस जो है सो है एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस। अब एंगल सोचो, तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कहां लगा रहा है? इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? इधर ही हो रहा है। मतलब एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है एक्सटर्नल एजेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये cos 0 डिग्री एंड cos 0 का वैल्यू 1। तो आपको DW कितना चला है? आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चला आया माइनस F एक्सटर्नल एजेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताओ एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है? तो बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना इस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, बस थोड़ा सा ज्यादा। वो थोड़ा सा ज्यादा तो थ्योरेटिकली में लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 करोड़ रुपया में अगर 1 रुपया बढ़ गया कैन बी टेकन एज 1 करोड़, वो थोड़ा सा ज्यादा कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हम सी से कहां ला रहे हैं? डी। और इस दौरान एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे टू नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में नहीं चेंज आना है, इसके लिए क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। और ये कितना है? डेफिनेटली ये है आपके पास के Q1 Q2 और वहां तक का दूरी क्या है? एक्स स्क्वायर। तो चलो वैल्यू यहां पुट कर दो। अब बताओ DW कितना निकल के आ जाएगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा माइनस के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये स्मॉल वर्क डन निकल के चला आया रे बाबू, ये स्मॉल वर्क डन निकल के चला आया। हमको स्मॉल नहीं निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। और x का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है? तो x का वैल्यू वेरी कर रहा है x इक्वल टू इंफिनिटी से x इक्वल टू r तक। x का वैल्यू बदल रहा है यहां से लेकर के यहां तक। हम अभी छोटा सा वर्डन निकाला, अब इंटीग्रेशन कर देंगे x इक्वल टू इंफिनिटी से x इक्वल टू r तक, a से b तक, तो टोटल वर्कडन निकल जाएगा। तो चलो अब टोटल वर्डन निकालने के लिए कौन सा लाइन लिखे हम लोग? तो बोलेंगे टोटल वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू r। चलो टोटल वर्डन क्या होगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलो बाबू इंटीग्रेशन किया जाए। तो ये हो गया DW एक्सटर्नल एजेंट, ये हो गया माइनस के नहीं बदलेगा, Q1 नहीं बदलेगा, Q2 नहीं बदलेगा, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग छोड़ दिया। अब सोचो क्या K का वैल्यू चेंज होगा जब हम इसको अंदर ला रहे हैं? तो नहीं। क्या ये 10 माइक्रोकूलम चेंज होगा? नहीं। क्या ये 8 माइक्रोकूलम चेंज होगा? नहीं। चेंज किस में आ रहा है? तो x में आ रहा है। और ये एक्स स्क्वायर को हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो ये हो कितना जाएगा? हो जाएगा x पे पावर -2।
dx, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। कांस्टेंट को छोड़ दिया, के Q1 Q2 कांस्टेंट को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं वेरिएबल का। और x का लिमिट कहां से कहां लेंगे, तो शुरुआत में x का वैल्यू इंफिनिटी है, और जब x का वैल्यू इंफिनिटी है तो वर्क डन 0, और अंत में x का वैल्यू है r 20 सेंटीमीटर, और यहीं तक का तो आपको वर्क डन निकालना है कि वहां से यहां तक लाने में क्या काम करना पड़ा, तो W। तो इंफिनिटी पे 0 वर्क डन और r दूरी पे W वर्क डन। चलो अब dw का इंटीग्रेशन तो आपको याद ही हो गया होगा कि dw का इंटीग्रेशन W होता है 0 से लेकर W तक, के Q1 Q2। अब लिमिट में क्या रूल है हम लोगों का, पावर में एक जोड़ते हैं, तो चलो -2 में एक जोड़ दो, लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट r। अब क्या करते हैं, एक बार W के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैलकुलेशन यहां आपको अपने से करना चाहिए वीडियो पॉज करके। देखिए क्या क्या किया है मैंने, जैसे कि मैंने बोला कि आपको पॉज करे खुद करना चाहिए। कैलकुलेशन वाला तो बहुत आसान है, कितनी बार सिखा चुके। देखो क्या किया मैंने, फिर भी देख लो। तो ये मेरा वेरिएबल था, इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो dw का इंटीग्रेशन W 0 से W तक। पावर में कितना जोड़ेंगे, एक, तो -2 + 1, उतना ही पावर से डिवाइड, -2 + 1। लिमिट लेंगे इंफिनिटी टू r, -2 + 1 -1, ये माइनस कहां चला आएगा, बाहर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। जो बच रहा है वो लिख देंगे के Q1 Q2, तो के Q1 Q2। x पे पावर -1 है, उसको नीचे लेके चल जाएंगे, तो x पे पावर +1 हो गया। लिमिट है इंफिनिटी से r। अब क्या रूल कहता है, अब रूल कहता है एक बार x के जगह पे अपर लिमिट, तो x के जगह पे r लिख दिया, और उसके बाद x के जगह पे लोअर लिमिट, तो x के जगह पे लोअर लिमिट इंफिनिटी लिख दिया। तो अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट कर दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए, और एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0। तो क्या बच रहा है, के Q1 Q2 और नीचे R, उसी को लिख दिया मैंने, के Q1 Q2 बाई R। यही सवाल का जवाब हमको आपको देना था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा जब एक Q2 को लेकर के आ रहे हैं Q1 के अगेंस्ट में विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कैलकुलेशन मैं आपके लिए कर दूं तो कैलकुलेशन में क्या ही होगा, K के जगह पे आएगा 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 के जगह पे आएगा 10 माइक्रो कूलम, Q2 के जगह पे आएगा 8 माइक्रो कूलम, और अंत में जो R का वैल्यू दिया था वो 20 सेंटीमीटर। आपको जो वैल्यू दिया था वो सारा मैंने उतार दी, Q1 Q2 और R मैंने दे रखा था। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 चौके 8 कट गया, 9 चौके 36 हुआ 36, 10 का पावर 9, यहां 1 छिपा है, +1, यहां -6, ये -6 बेस सेम होता है तो पावर जुड़ गया, और ये वाला 10 ऊपर जाएगा तो +1, कितना आ गया 36 इंटू 10 का पावर 9 और 1 10, 10 और 1 11, और -6 -12, तो -12 और +11 -1, तो 36/10 ये हो गया 3.6 जूल। ये आपको वर्क डन निकल के चला है, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। अब अगला वीडियो जो आएगा तीसरा, उसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, जितना पहला और दूसरा वीडियो में आज बताया उसका एप्लीकेशन होगा, उसमें बताया जाएगा आखिर इसका मीनिंग क्या हुआ, उसमें बताया जाएगा कि अगर ये चार्ज 8 प्लस में है, अगर ये 8 माइनस होता, -8 माइक्रोकूलम होता, तब क्या होता। काफी कुछ उसमें बताया जाएगा, लेकिन उसमें जो भी बताया जाएगा अब रिपीट करके नहीं बताया जाएगा। अब ये आपका जिम्मेदारी है कि तीसरा वीडियो आने से पहले आप ये पहला और ये दूसरा वीडियो को लिखें, देखें और रिवीजन करके एकदम अपना बना लें, कि एकदम आंख में भी, रात में भी आंख बंद करके उठे तो फटाफट सारा कैलकुलेशन हो जाए, इतना आसान बना लेना है। मैंने पूरा कोशिश किया है, अब आपका बारी है पूरा कोशिश करने का। इसके बाद भी अगर कोई दिमाग में सवाल आता है, कोई डाउट आता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। आपको बता चुके, आप कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू।